तो चलिए इसमें हम लोग साइंस वाले पार्ट कवर कर रहे थे, चलिए कवर करते हैं। देखिए क्वेश्चन है कि हवा की गति, हाँ हवा की गति को हम लोग किस में मापा जाता है। तो हवा की गति की मापने के लिए आपको एक है ब्यूफोर्ड स्केल, हाँ तो ब्यूफोर्ड स्केल का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, धमनियों, हाँ लिखा है कि धमनियों में, हाँ धमनियों के रक्तचाप को मापने के लिए हम लोग इस फैग्मोमैनोमीटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, सूर्य की फोटोग्राफी में हम लोग स्पेक्टो, हाँ स्पेक्टो होगा, स्पेक्टो हीलियोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। रक्तदाब का पता करने के लिए, हाँ रक्तदाब का पता लगाने से संबंधित, हाँ एक है संवेदीग्राही जिसका नाम है मैकानो रिसेप्टर। कम तापमान मापने में हम लोग कार्योमीटर का प्रयोग किया जाता है। किए गए कार्य को मापने के लिए ऑर्गोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अल्फा बीटा और गामा का पता लगाने और उनकी माप को करने में हम लोग गीगर काउंटर का प्रयोग किया जाता है। आकाश या समुद्र की, हाँ लिखा है कि आकाश या समुद्र की नीलामों को मापने के लिए साइनोमीटर का उपयोग किया जाता है। समय को मापने में क्रोनोमीटर का उपयोग किया जाता है। प्रकाश की तीव्रता को ल्यूक्सियोमीटर का प्रयोग किया जाता है। विशिष्ट गुरुत्व को मापने में हम लोग एरोमीटर का उपयोग करेंगे। दूध का विशिष्ट गुरुत्व को हम लोग हाइड्रोमीटर में नापते हैं। गैल्वेनोमीटर से विद्युत परिपथ में धारा का पता लगाया जाता है। विद्युत प्रतिरोध को मापने में ओम मीटर का प्रयोग किया जाता है। विद्युत धारा को एमीटर में मापते हैं। सापेक्ष आर्द्रता को हाइग्रोमीटर में नापते हैं। दाब को बैरोमीटर में नापते हैं। भार को स्प्रिंग तुला के द्वारा मेजर किया जाता है। हृदय की ध्वनि सुनने में स्टेथोस्कोप प्रयोग करते हैं। रक्तचाप को मापने के लिए स्फेग्नोमैनोमीटर का प्रयोग करते हैं। सोने की शुद्धता को मापने के लिए हम लोग केरोटोमीटर का उपयोग करते हैं। प्रकाश की तीव्रता को मापने में लक्स मीटर का उपयोग करते हैं। वायु के वेग को मापने में एनोमोमीटर। भूकंप को मापने में सिस्मोग्राफ। वायुमंडलीय दाब को बेरोग्राफ। वायुमंडलीय आर्द्रता को हाइग्रोमीटर। किसी वस्तु या पिंड में उपस्थित पदार्थ की मात्रा को मापने में द्रव्यमान। द्रव्यमान इंपॉर्टेंट है। किसी वस्तु या पिंड में उपस्थित पदार्थ की मात्रा क्या होती है, वो द्रव्यमान होती है। द्रव्यमान क्या होती है, बल्कि द्रव्यमान किसी वस्तु, हाँ द्रव्यमान किसी वस्तु या पिंड का जड़त्व की इकाई है। सिंपल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, द्रव्यमान सभी जगह समान होता है। अगला कि किसी पिंड पर पृथ्वी द्वारा लगाया गया आकर्षण बल या आकर्षण बल बोले या ऐसे गुरुत्वीय बल को हम लोग क्या कहते हैं, भार कहते हैं। ठीक है, भार क्या है, भार एक सदिश राशि है। और द्रव्यमान क्या अगर पूछ लें, द्रव्यमान एक अदिश राशि है। इसको देख सकते हैं। भार का मात्रा न्यूटन हो जाता है, हाँ और भार का जो होता है वो विभिन्न स्थानों में बदल जाता है, मतलब भार बदल जाता है और द्रव्यमान नहीं बदलता है। चलिए दूरी और विस्थापन देखते हैं। देखिए दूरी और विस्थापन की इकाई जो होती है वो मीटर होती है। मीटर बोल सकते हैं या सेंटीमीटर बोल सकते हैं या किलोमीटर बोल सकते हैं। इसको तीन तरह से मेजर कर सकते हैं। दूरी क्या है, दूरी एक अदिश राशि है। हाँ जैसे ईटू हमेशा याद रखिएगा। हाँ चाल, हाँ चाल, हाँ दूरी, हाँ और चाल दूरी और एक आ जाएगा समय। हाँ ये तीनों का जो मात्रक होता है, हाँ ये मतलब तीनों जो है वो तीनों अदिश राशि है। इसको देख सकते हैं। नीचे लिख रहा है कि विस्थापन जो है वो सदिश राशि है। यहाँ मैं थोड़ा बता दिया हूँ। जैसे अदिश राशि कौन कौन है देख सकते हैं। कार्य, ऊर्जा, शक्ति, हाँ ताप, दाब, तापमान, चाल, दूरी, समय। हाँ चाल, दूरी, समय, फिर है लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन, विद्युत धारा और द्रव्यमान। हाँ इसको देख सकते हैं। मैं थोड़ा इसको याद करने का थोड़ा फिर बताता हूँ कि अगर इसको याद कैसे किया जाए। मैं पहले बता चुका हूँ, फिर भी देख लूँ। देखिए हमें सबसे पहले बताया था आपको एक सब कहीं पढ़ते हैं बुक में, ये तीनों एक जगह ले लीजिएगा, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, और दूसरा लीजिएगा ताप, दाब और तापमान। ये तीनों लीजिए। हाँ और तीसरा हो जाएगा चाल, दूरी, समय। हाँ फार्मूला पढ़ेंगे, चाल बराबर दूरी बट्टा समय। देखिए सब तीनों वही है ना। और दूसरा हो जाएगा लंबाई, क्षेत्रफल और आयतन। ये तीन तीन करके याद कर लीजिए। हाँ आपको मतलब काफ़ी आसान हो जाएगा। हाँ तो इसको देख सकते हैं। हम लोग जैसे अदिश यहाँ पढ़े, सदिश भी देख लेते हैं कि कौन कौन सदिश है। जैसा तो सदिश बता होगा, इसमें परिणाम और दिशा दोनों होता है, और अदिश में सिर्फ परिणाम होता है, दिशा नहीं होता है। ठीक है, यहाँ देखिए। हाँ तो सदिश जानने के लिए सदिश को याद रखना, सबसे पहले वेग को पकड़िएगा। हाँ वेग, तो जहाँ वेग दिखेगा, वेग हो गया, संवेग हो गया, ये सब सदिश हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए विस्थापन, बल, त्वरण, भार। हाँ भार बहुत कंफ्यूजन करते हैं। भार एक सदिश है। वजन हो गया, विद्युत क्षेत्र हो गया। देखिए यहाँ विद्युत क्षेत्र है, एक होगा यहाँ देखिए, हाँ विद्युत धारा, दोनों कंफ्यूजन वाला है। विद्युत धारा हो जाएगा अदिश और विद्युत क्षेत्र हो जाएगा सदिश। हाँ एक चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा सदिश, विद्युत तीव्रता सदिश, और विद्युत धारा घनत्व सदिश, विद्युत ध्रुवण सदिश, चाल प्रवणता सदिश और तापमानता सदिश। हाँ इसको देख सकते हैं। आगे देखते हैं प्रति इकाई समय में। हाँ प्रति इकाई समय में चली गई दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। ठीक है, चाल का मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड, मतलब इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, मीटर पर सेकेंड या मीटर सेकंड पर -1। चाल क्या है, चाल एक अधिक राशि भी तुरंत देखें क्या, ये देखो, ये समझ आ गया। फिर प्रति, हाँ प्रति इकाई समय में उत्पन्न विस्थापन को क्या कहते हैं, विस्थापन को वेग कहते हैं। वेग, देखो वेग क्या है, वेग सदिश राशि है, इसका मात्रक भी मीटर पर सेकेंड होता है। मीटर पर सेकेंड। अगला कि वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, तो वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण का मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऋणात्मक त्वरण को हम लोग मंदन भी कहते हैं, और मंदन का मात्रक भी त्वरण के समान ही होता है, यानी कि क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको देख सकते हैं। एक है उसमें त्वरण की बात करें, त्वरण में एक होता है समान त्वरण। समान त्वरण किसको बोलते हैं कि वस्तु के वेग में समान समय अंतराल में जो समान परिवर्तन होता है उसे कहते हैं समान त्वरण।
धनात्मक त्वरण क्या कहते हैं कि वस्तु के वेग का परिमाण समय के साथ बढ़ता है, ठीक है। ऋणात्मक क्या होगा, इसमें समय के साथ घटता है, मतलब वस्तु के वेग का परिमाण जो होगा वह समय के साथ अगर घटेगा तो हो जाएगा ऋणात्मक, अगर बढ़ेगा तो हो जाएगा धनात्मक। कार्य करने की क्षमता को हम लोग ऊर्जा कहते हैं, क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। कार्य कार्य क्या है, कार्य देख सकते हैं, कार्य बल और बल की दिशा में वस्तु के विस्थापन के गुणनफल को क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं। मतलब कार्य बराबर होता है बल गुनी विस्थापन, हाँ ये इंटू है, ठीक है। कार्य एक अदिश राशि है और कार्य का मात्रक जूल होता है। कार्य कार्य जो है वो दो सदिशों का गुणनफल है, मतलब कि हम लोग क्या बोला, डब्ल्यू बराबर एफ इंटू एस है, मतलब एफ बराबर बल बल इंटू विस्थापन, नहीं हटेगा, तो बल भी एक सदिश है और विस्थापन भी एक सदिश है, ठीक है। इसलिए कार्य का मात्रक जूल बोलिए या न्यूटन मीटर बोलिए, ठीक है। चलेगा डब्ल्यू बराबर एफ इंटू डी कॉस थीटा, ठीक है। इसमें क्वेश्चन आता है कि जब थीटा का मान 0 हो तो कार्य का मान सबसे अधिकतम होगा, क्यों, वो पता होगा, यहाँ कॉस लिखा है तो कॉस 0 का मान कॉस 0 का मान 1 होता है और कॉस 90 का मान जो होता है वो 0 होता है। इसको देख सकते हैं। इसलिए बोले कि जब थीटा का मान 0 होगा तो वो सबसे अधिकतम मान होगा कार्य का, और अगर यदि थीटा का मान 90 डिग्री होगा तो वो सबसे न्यूनतम होगा, इसको देख सकते हैं, ठीक है। ये कुछ सदिश सदिश का दिख रहा था, हम लोग पढ़ा चुके हैं, अदिश का कुछ देख सकते हैं आप, ये सदिश का था। देखिए आगे यहाँ दिख रहा है कि देखो आगे है कि जब बल की दिशा और वस्तु के गतिशील होने की दिशा एक दूसरे के लंबवत हो यानी कि हो तो उसका डिग्री का मान कितना होगा, 90 डिग्री लिख रहा है, लंबवत की बात हो रहा है ना, तो इधर से कोई भी लंबवत हो तो 90 डिग्री बनेगा। फिर से ऊपर पढ़ते हैं, बोले कि जब बल की दिशा और वस्तु के गतिशील होने की दिशा बोले कि एक दूसरे के लंबवत हो या 90 डिग्री हो तो उसका मान कितना होगा, 0 होगा, इसको देख सकते हैं। कार्य एक अदिश राशि हम लोग पढ़े और कार्य में केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है। वस्तु पर किया गया कार्य वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि वस्तु पर किया गया कार्य वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। वस्तु पर किया गया कार्य कार्य जो है बल बल विस्थापन बल विस्थापन और वस्तु पर किया गया कार्य जो है वो बल और विस्थापन और क्या है, बल और विस्थापन के बीच कोण पर निर्भर करता है, मतलब बल और विस्थापन के बीच जो कोण बनता है, एंगल बनता है, उसके बीच काम करता है। बल्कि यदि कोई व्यक्ति दीवार को धक्का दे लेकिन दीवार को विस्थापित करने में विफल रहे तो इसमें कार्य नहीं होगा। एक पिंड द्वारा किया गया कार्य वस्तु के प्रारंभिक वेग पर निर्भर करता है। कार्य के लिए वस्तु का विस्थापित होना ही कार्य का दर्शाता है। कार्य संवेग पर निर्भर करता है। किसी पिंड पर कार्य तभी किया जाता है जब एक यांत्रिक प्रवाह के माध्यम से ऊर्जा में वृद्धि का अनुभव हो। गति करते हुए कार्य मतलब कि जब हवा की विपरीत दिशा का सामना करती है तो कार पर हवा द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होगा। बल और विस्थापन के मध्य अगर यदि 180 डिग्री का मान बने तो कार्य का मान क्या होगा, ऋणात्मक होगा। अभी हम लोग देखें कि जैसे 0 होगा तो कार्य सबसे अधिकतम होगा और अगर 90 डिग्री होगा तो वो कम होगा, सबसे कम होगा, और अगर 180 डिग्री हो जाए तो वो क्या हो जाएगा, वो माइनस में चले जाएगा। वृत्ताकार पथ में घूम रही वस्तु द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, वो 0 होगा। कार्य का ऋणात्मक मान तब होता है जब विस्थापन बल के विपरीत दिशा में होता है। एक गधा अपने पीठ पर वजन ये वजन होगा वजन लेकर चल रहा है तो कार्य का मान क्या होगा, कार्य का मान 0 होगा, क्योंकि वस्तु का विस्थापन लगने वाला बल की दिशा के लंबवत होता है। कार्य निर्भर करता है किस पर, एक है प्रयुक्त बल पर, वस्तु के विस्थापन पर, और बल और विस्थापन के बीच कोण पर। ये इंपॉर्टेंट था, बल पर काम करता है, विस्थापन पर काम करता है, और बल और विस्थापन के बीच एंगल पर काम करता है, ठीक। दो तरह का यहाँ बल की बात कर रहा है, एक है सहसंजक बल जिसे कोहेसिव फोर्स बोलते हैं, दूसरा है एडेसिव फोर्स। सहसंजक बल क्या है, बल्कि एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच कार्य करने वाले बल को हम लोग बोलते हैं सहसंजक बल, ठीक है। और असंजक क्या होगा, इसमें भिन्न भिन्न पदार्थों के अणुओं के बीच जो बल लगते हैं आकर्षण बल, उसको बोलते हैं असंजक बल। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है, ये कहता है कि ऊर्जा का न तो निर्माण हो सकता है और न ही विनाश किया जाता, बल्कि इसका एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन किया जा सकता है। ऊष्मा का अनुभव कराने वाले विकिरण को हम लोग अवरक्त विकिरण कहते हैं। कार्य करने की दर को हम लोग क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं, पावर के नाम से जिसको बोलते हैं। कार्य और शक्ति दोनों अदिश राशि है, इसको देख सकते हैं। जैसे कार्य ऊर्जा शक्ति मैं पहले बता चुका हूँ, कार्य दूसरा है ऊर्जा, कार्य ऊर्जा, और तीसरा है शक्ति। ये जो तीनों है तीनों अदिश राशि है, इसको देख सकते हैं। इसलिए शक्ति बराबर होता है, तो पी बराबर होता है डब्ल्यू बाई ए। तो डब्ल्यू बाई ए मतलब डब्ल्यू मतलब वर्क बाय एरिया। शक्ति जो है, शक्ति बल और वेग के गुणनफल के बराबर होता है। शक्ति की मात्रा वाट होता है, और 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वाट होता है। अगला दिख रहा होगा कि किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। कार्य लिखा है कि कार्य ऊर्जा शक्ति तीनों अदिश राशि, मतलब कार्य हो गया, मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, कार्य कार्य ऊर्जा और एक होगा शक्ति। कार्य ऊर्जा शक्ति ये तीनों क्या होगा, ये अदिश राशि होगा। उसी तरह से चाल दूरी और समय, ये तीनों जो है, ये जो तीनों है तीनों अदिश राशि है।
ऊर्जा का मात्रक जूल हो गया, और गतिज ऊर्जा बराबर होता है 1/2 mv²। ये गतिज ऊर्जा जो है गतिशील पिंड के द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करता है। कणों की गतिज ऊर्जा गैसों में सर्वाधिक होती है। जब एक पिंड स्प्रिंग को छोड़ता है तो वह अपनी स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदल देता है। गतिशील वस्तु में गतिज ऊर्जा होती है। वस्तु में गतिज ऊर्जा की वृद्धि वस्तु की गतिज ऊर्जा के कारण होती है। जल विद्युत गृह में गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के कारण विद्युत का उत्पादन होता है। बैटरी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है। पवन चक्की में यांत्रिक ऊर्जा जो होती है वह गतिज ऊर्जा में बदलकर विद्युत का उत्पादन करता है। एक पेंडुलम का झूलने में स्थितिज और गतिज दोनों ऊर्जा होती है। देखिए, एक है गतिज ऊर्जा और समय में जो संबंध होता है वह के ई बराबर बराबर पी बाय ये p² के बराबर होता है। देखो, मैं थोड़ा इसको मिटा देता हूँ। अगला दिख रहा है कि यहाँ बोले कि समय का मान दोगुना करने पर गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? 4 गुनी हो जाएगी। बंदूक से गोली चलाने पर स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदल जाती है। किसी वस्तु का द्रव्यमान 2 गुना करने पर गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? 2 गुना हो जाएगी। किसी वस्तु का वेग 2 गुना, देखिए वेग 2 गुना करने पर क्या होगा? गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। खींचे हुए धनुष से तीर छोड़ते समय धनुष की स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदल जाती है। गिरते हुए नारियल में गतिज ऊर्जा होती है। समय को 2 गुना करने पर गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा होती है। साइकिल चलाते समय रासायनिक ऊर्जा पेशीय ऊर्जा में और फिर गतिज ऊर्जा में बदल जाता है। बारिश के दौरान ऊर्जा का परिवर्तन स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा में होता है। किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर फेंका गया और यह भूमि से अधिकतम h ऊंचाई तक पहुंची और ऊंचाई के 1/4 बिंदु पर वह वस्तु की ऊंचाई कम स्थितिज ऊर्जा और अधिक गतिज ऊर्जा को दर्शाता है। मैं फिर से पढ़ता हूँ तुझे। इसमें ये बोला कि किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर फेंका गया, ठीक, और यह भूमि से अधिकतम h ऊंचाई पर गया, ठीक है, ऊंचाई पहुंच गया, और फिर बोला कि 1/4 बिंदु पर वस्तु की ऊंचाई कम स्थितिज ऊर्जा और अधिक गतितम ऊर्जा होगी। देखिए, जब हम रबड़ को बैंड पर खींचते हैं तो उसमें स्थितिज ऊर्जा में संग्रहित हो जाती है। बांध में संग्रहित होता है वह स्थितिज ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा का जो मान होता है वह गतिज ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा बराबर होता है गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है। स्थिति या आकृति में हुए परिवर्तन के कारण एक वस्तु में निहित ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। पहाड़ में गिर रहे किसी पिंड में गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों होती है। यांत्रिक ऊर्जा बराबर होता है गतिज ऊर्जा का मान स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है। यांत्रिक ऊर्जा में 2 प्रकार की ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। किसी निश्चित ऊंचाई पर गतिमान किसी वस्तु के वेग में अगर 4 गुना बढ़ा दिया जाए तो वस्तु का स्थितिज ऊर्जा नियत रहेगी। ऊर्जा के साथ स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा घटती और बढ़ती है। यदि कोई बच्चा गैस से भरा गुब्बारा छोड़ता है और तो वह ऊपर जाता है तो स्थितिज ऊर्जा का मान स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है। हवा में स्थितिज ऊर्जा होती है। अगला लिखा कि वायु शक्ति में वायु की गतिज ऊर्जा का परिवर्तन विद्युत ऊर्जा में होता है। प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन कौन करता है? सौर सेल करता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन कौन करता है? डायनेमो करता है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन कौन करता है? विद्युत मोटर करता है। अगला है कि देखिए, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन कौन करता है? माइक्रोफोन करता है। विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा परिवर्तन कौन करता है? लाउड स्पीकर। यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा परिवर्तन कौन करता है? सितार। विद्युत ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा परिवर्तन कौन करता है? बल्ब या ट्यूबलाइट। रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा और ऊष्मा परिवर्तन कौन करता है? मोमबत्ती। रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मा में परिवर्तन कौन करता है? कोयले का जलना। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन करता है? विद्युत सेल। ऊष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है इंजन। प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है प्रकाश विद्युत सेल। अगला है गति के नियम। गति के नियम सर्वप्रथम न्यूटन ने दिया। कब दिया? 1687 में दिया। एक बुक था प्रिंसिपिया में। न्यूटन के गति का प्रथम नियम कहता है कि सभी वस्तुएं अपनी प्रारंभिक अवस्थाओं को बनाए रखती है। मतलब कोई वस्तु अगर स्थिर है तो वो स्थिर में ही रहेगी। सड़क पर एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान चाल से दौड़ रही है। कार पर लगने वाला जो शुद्ध परिणामी बल होगा वो 0 होगा। जड़त्व में प्रारंभिक अवस्था में स्वतः परिवर्तन न होने की प्रवृत्ति होती है। जड़त्व चाहता ही नहीं कि कोई चीज परिवर्तन, वो जड़त्व चाहता है कि वो फिक्स रहे। जड़त्व 2 प्रकार के पड़ते हैं, जैसे स्थिर जड़त्व और गति जड़त्व। न्यूटन का प्रथम जो नियम है वो जड़त्व का नियम को दर्शाता है। न्यूटन के प्रथम नियम से हमको बल की परिभाषा मिलती है। न्यूटन के प्रथम नियम का उदाहरण जैसे कि रुकी हुई गाड़ी के अचानक चलने पर आदमी क्या होगा? आदमी बैठे जो पीछे की ओर झुक जाना। चलती हुई गाड़ी के अचानक रुकने पर आदमी आगे की ओर झुक जाना। गोली मारने से कांच में गोल छेद हो जाना तथा पत्थर मारने से जो शीशा है वो टूट जाना। ये इसका एग्जाम्पल है।
ये न्यूटन के प्रथम नियम का। हथौड़े को हत्थे में कसने के लिए हत्थे को जमीन मतलब हथौड़े को जमीन में पीटते हैं। पेड़ की टहनियों को हिलाने से उसमें फल और कुछ पत्तियां नीचे गिर जाती है। स्थिर या गति की अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने को हम लोग क्या कहते हैं, जड़त्व कहते हैं। ऊंची छलांग लगाने वाला ऊंची छलांग से पहले कुछ समय तक क्या लिखा है, कुछ समय तक दौड़ता है, क्योंकि गति का जड़त्व उसे ऊंची छलांग लगाने में मदद करता है। मेज पर रखी गई पुस्तकों का ढेर जड़त्व के कारण हटता नहीं है। समापन रेखा को पार करने के बाद भी एक धनात्मक धावक क्या लिखा, भागना जारी रखता है, क्योंकि गति का जड़त्व उसे आगे भगाता है। अगला है कि देखिए, जब जब कार एक घुमावदार सड़क पर मुड़ती है तो उसमें बैठे यात्री स्वयं को केंद्र की और विपरीत दिशा में जड़त्व के कारण घूमता है। ठीक है, देखो, जब एक गिलास पर रखे काट को उंगली से धक्का दिया जाता है तो उस पर सिक्का गिलास में गिर जाता है। तो यह गति के जड़त्व का नियम को दर्शाता है। एक व्यक्ति चलती रेलगाड़ी में इंजन की ओर मुंह करके बैठता है, वह एक सिक्का उछलता है, सिक्का व्यक्ति के पीछे गिरता है। ठीक है, एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है उसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है। यह होता है गति जड़त्व के कारण। गुरुत्वाकर्षण के सर्वाधिक नियम का प्रतिपादन न्यूटन ने भी किया है। गति का दूसरा नियम यह कहता है कि वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती होती है तथा संवेग परिवर्तन आरोपित बल की दिशा में होते हैं। गति के दूसरे नियम को बल का व्यंजक कहा जाता है। न्यूटन के गति के दूसरे नियम का प्रयोग दैनिक जीवन में अधिक है, जैसे कि अधिक गहराई तक कील गाड़ने के लिए भारी हथौड़े का प्रयोग किया जाता है। ये न्यूटन के द्वितीय गति नियम का पालन करता है। ऊंची कूद या लंबी कूद के लिए मैदान को मिट्टी या क्या लिखा है, खोद कर हल्की कर दी जाती है ताकि कूदने पर खिलाड़ी को चोट नहीं लगे। तो ये न्यूटन का गति का दूसरा नियम है। कराटे के खिलाड़ी हाथ के प्रहार से ईंटों को तोड़ देते हैं। गाड़ियों में स्प्रिंग और शॉक एब्जॉर्बर लगाए जाते हैं ताकि झटका कम लगे। ये न्यूटन के द्वितीय नियम को फॉलो करता है। क्रिकेट खिलाड़ी तेजी से आती हुई गेंद को कैच करते समय अपने हाथ को गेंद के वेग की दिशा में लेकर अपने पीछे और खींच लेते हैं ताकि चोट नहीं लगे। समान वेग से आती हुई क्रिकेट गेंद या टेनिस गेंद को कैच करना आसान होता है क्योंकि टेनिस गेंद हल्की होती है। हाँ, तो ये था लास्ट। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वन।